हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। तो दोस्तों, आज क्लास हमारा दूसरा होगा किसका, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का ITI टेट थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो चल रहा है। तो पहला जो वीडियो था इससे पहले वह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला था और फुल फॉर्म उससे रिलेटेड था। तो वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे लिंक, वहाँ से देख लीजिएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि जो रुक्मिणी पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल ग्रुप है उसका A to Z जो भी दिया है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी थ्योरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव ये दोनों सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया है तो उसको भी देखेंगे। तो वही फार्मूला को देखने के लिए पहला वीडियो बनाएं और ये देन दूसरा वीडियो, दो वीडियो और आएगा, उसमें हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर वाइज देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे चैनल से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन क्या होता है? सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, इस तरह प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में हम सजा देंगे और जिसमें करंट को प्रवाहित कर देंगे। तो श्रेणी क्रम में आप याद रखेंगे जो वोल्टेज है उसका मान अलग अलग होता है, देन करंट का मान समान होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, तो VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो VT बराबर यहाँ पे IR हो जाएगा, तो IR1 हो जाएगा प्लस IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन है, I को बाहर निकाल लेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो R इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे। ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है इससे, ठीक है। यदि R समान क्षमता के N प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर NR हो जाता है, जहां N समांतर मतलब N प्रतिरोधों की संख्या है, ठीक है। यानी कि सेम जो रेजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका क्या करते हैं, जितना रहता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस जो मान दिया रहता है उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है, इस फार्मूले से। अब देख लेते हैं दूसरा, प्रतिरोध का समांतर क्रम। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या होता है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में हमारा करंट का मान अलग अलग होता है, करंट का मान हमारा अलग अलग होता है, देन वोल्टेज का मान समान होता है। समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं करंट I1 I2 I3 सब में अलग अलग है और वोल्टेज जो है समान है तीनों रेजिस्टेंस में, ठीक है, R1 R2 R3। तो फिर उसी तरह ओम के नियमानुसार V बराबर IR या I बराबर V बटे R, इससे रख के जब करेंगे तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, VVI है। उसके बाद R इक्विवेलेंट अगर तीन प्रतिरोध है इसको करेंगे तो R1 R2 R3 बटा के R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 हो जाएगा, ठीक है। यदि N समान क्षमता के N प्रतिरोध, R समान क्षमता के N प्रतिरोध समांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर R बटे N, यानी कि आपका समान रजिस्टेंस, तीन रजिस्टेंस मान लीजिए 20 है 20 है 20 है और समांतर में जुड़ा है सेम वैल्यू का, तो क्या करेंगे 20/3 कर देंगे, ठीक है। जितना नंबर आप रेजिस्टेंस रखा है उससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस फार्मूले से R बटे N। चलिए आगे देखते हैं करंट डिवाइडर रूल। देखिए, करंट डिवाइडर रूल क्या होता है? यह हमारा सर्किट में जो है करंट का मान डायरेक्ट निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो अगर इस प्रकार सर्किट आपका दिया है R1 R2 समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम निकाल देंगे I। तो I1 बराबर IR2 बटे R1 प्लस R2, यानी कि I1 इसका मान निकालना है तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 लेंगे,
ठीक है। R2 बटे टोटल ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। इसी तरह I2 का अगर इसमें हमारा करंट का मान निकालना है तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 लेंगे। I2 बराबर I R1 बटे R1 प्लस I2, ठीक है। इससे हम करंट डिवाइडर रूल निकाल लेंगे। आगे हमारा उसी तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जब श्रेणी क्रम में हमारे दो प्रतिरोध रहते हैं तो उसमें निकालने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप श्रेणी क्रम में दो रेजिस्टेंस है, इसमें V1 V2 अलग अलग है। तो क्या करेंगे, अगर V1 निकालना है, अगर इसमें पूछा है R1 में रेजिस्टेंस का मान पूछेगा तो V1 बराबर क्या करेंगे, V इंटू टोटल जो यहाँ पे टोटल वोल्टेज है इंटू जिसमें निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, बटा के दोनों का सम लिख देंगे R1 R2। ठीक उसी प्रकार V2 अगर इसमें V2 में रेजिस्टेंस निकालना है तो V इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। देख सकते हैं यहाँ पे V1 बराबर V R1 बटा R1 प्लस R2। इसी तरह V2 बराबर V इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो इस तरह वोल्टेज डिवाइडर रूल मेथड निकाला जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि R2 में कितना आपका वोल्टेज होगा, तो उसे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। उसी में यूज किया जाता है करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। आगे है प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। जो इंडक्टर होता है उसका भी अगर श्रेणी क्रम में करेंगे तो सेम जैसे रेजिस्टेंस काम करते हैं सेम उसी प्रकार करेंगे। तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेरण का जो समांतर संयोजन है तो समांतर संयोजन भी देन जैसे आपका रेजिस्टेंस का पैरेलल क्रम होता है समांतर क्रम उसी प्रकार करेंगे। 1/L इक्विवेलेंट 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 या L इक्विवेलेंट L1 L2 L3 बटा L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1, ठीक है, वैसे हो जाएगा। अब प्रेरक के द्वारा संचित जो ऊर्जा होती है E बराबर हाफ LI²। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला होता है। E बराबर हाफ LI²। प्रेरक के द्वारा संचित ऊर्जा का यह फार्मूला होता है, ठीक है। आगे है हमारा फार्मूला विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, शक्ति बराबर संपूर्ण कार्य ऊर्जा बटा कार्य करने में लगा समय T यानी P बराबर W बटा T। ये होता है आपका विद्युत शक्ति। तो इसका 3 फार्मूला होता है, P बराबर VI बराबर I² बराबर V²R, ठीक है। शक्ति की व्यवहारिक इकाई जो होती है वाट होती है, जो जूल पर सेकेंड होती है। 1 W यानी 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव। जो ऊष्मीय प्रभाव का ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI फार्मूला होता है H बराबर I²RT, ठीक है। इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है H बराबर I²RT पर। ये जूल होता है या इसी के बराबर I²RT बटा 4.18 कैलोरी होता है। अगर कैलोरी में चेंज करना है तो बटा के 4.18 से भाग दे देते हैं I²RT में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, E बराबर VIT। तो VIT हो जाएगा या I²RT या V²/R इंटू T। जैसा कि P बराबर VI ये सब होता था उसी में आप पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये विद्युत ऊर्जा। तो इसकी SI मात्रक किलोवाट आवर यानी kWh होती है। इसकी जो यूनिट होती इकाई होती है किलोवाट आवर होती है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। आगे हमारा है देखिए 1 kWh यानी 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल या वाट सेकेंड होता है। ये आपका जो घर में मीटर लगा हुआ है तो इसके बराबर
1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10 घाते जूल या वाट सेकेंड होता है। ये एक मतलब 1 यूनिट बराबर 1 kWh के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या वाट सेकेंड। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या वाट सेकेंड, इसको भी आप याद रखेंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल या वाट सेकेंड। 1 kWh बराबर 860 किलो कैलोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, उसके बराबर 1 kWh। एक BOT बराबर 1 kWh। बल्ब द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, जो बल्ब होता है उसके द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को हम इसमें मेजर करते हैं वाट गुणे घंटे बटा 1000। तो ये फार्मूला होता है, वाट P में रहेगा, घंटा T में या H में रहेगा, बटा 1000 रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं वैद्युत पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल। तो इससे फार्मूला क्या बनता है, देखिए चालक पदार्थों का अवलक्षण, जो रंग होता है मतलब तांबा का कैसा रंग होता है, लाल भूरा होता है। और एल्युमिनियम का श्वेत यानी सफ़ेद एल्युमिनियम होता है, और हल्का ग्रीनिश जो ब्राउन होता है वह तांबा का होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता ओम मीटर में कितना होता है, 0.01786 होता है कापर का। बात करें एल्युमिनियम का तो 0.6278 होता है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तांबा का 0.00393 होता है, वही एल्युमिनियम का 0.00403 होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लम्ब प्रसार गुणांक 17 गुणे 10 घाते -6 होता है, और ये एल्युमिनियम 23 गुणे 10 घाते -6 होता है। अब विद्युत चालकता महो पर मीटर में 56 होता है तांबा का, 36 होता है आपका एल्युमिनियम का। बात करें गलनांक का, ये VVI है, गलनांक आपसे पूछता है। जो कापर का गलनांक होता है एक्चुअल 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वही बात करें एल्युमिनियम का तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको आप याद रखेंगे। घनत्व तो kg पर किलोग्राम cm³ में, जो कापर का होता है घनत्व तो 8.93 होता है। वही बात करें एल्युमिनियम का तो 2.7 होता है। यानी घनत्व का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा घनत्व रहेगा उतना हैवी मटेरियल हमारा रहेगा, भारी रहेगा। तन्यता इसका होता है तांबा का 220 और एल्युमिनियम का 70 होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चालक की चालकता का क्रम, ठीक है। आगे देखते हैं जो चालक होता है उसका चालकता का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसमें इस तालिका में चालक है, प्रतिरोधकता है, गलनांक है, ताप गुणांक है। तो सिल्वर का कितना होता है 1.59 गुणे 10 घाते -8, इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करें ताप गुणांक तो 0.0038 होता है। कापर का तांबा का 1.68 गुणे 10 घाते -8 होता है, और 1086 आपका गलनांक होता है। और 20 डिग्री टेम्परेचर पर कितना होता है 0.00428 होता है। सोना का 2.44 गुणे 10 घाते -8 होता है, और 1063 इसका गलनांक होता है सोना का। उसका ताप गुणांक 20 डिग्री पर 0.0034 होता है। एल्युमिनियम का 2.82 गुणे 10 घाते -8 होता है उसका प्रतिरोधकता, और इसका गलनांक 657 या 660 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका ताप गुणांक 0.004013 होता है। टंगस्टन का 5.6 गुणे 10 घाते -8 होता है, और इसका जो गलनांक सबसे ज़्यादा 3422 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, और इसका ताप गुणांक 0.0051 होता है। जिंक का उसी तरह 5.9 गुणे 10 घाते -8 और 420 इसका टेम्परेचर होता है, गलनांक होता है, और ताप गुणांक 0.0037 होता है।
ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं जस्ता का निकिल का देखिए 6.99 × 10⁻⁻8 होता है और 1453 इसका गलनांक होता है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक 0.00537 होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह देख लेंगे, जो तालिका है सबका देख लीजिए। जर्मन सिल्वर है, टीन का 232 होता है और लेड है, मैंगनीन है, यूरेका है, प्लेटिनम है, ये नाइक्रोम देखिए इम्पॉर्टेंट है, नाइक्रोम का गलनांक पूछता है तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता 100 × 10⁻⁷ होती है। कार्बन का 3500 जो गलनांक होता है 3500 होता है कार्बन का। पहले के फिलामेंट जो कार्बन के बने होते थे, लेकिन अब क्या है, कार्बन विलुप्त होता जा रहा है, अब उसके जगह टंगस्टन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब अंक तालिका से आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं मिश्र धातुओं का अनुपात। जो मिश्र धातु होते हैं उनका अनुपात देखते हैं। देखिए मैंगनीन में क्या क्या मिलाया जाता है, 86% कॉपर होता है, 12% मैंगनीन प्लस 2% निकिल। उपयोग मानक प्रतिरोध अक्ष विद्युत मापन यंत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। कांस्टेंटन 60% कॉपर 40% निकिल। इसका उपयोग शंट, थर्मोकपल, वायर बाउंड प्रतिरोध रजिस्टर बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम 75 से 80% निकिल होता है, 20 से 30% क्रोमियम और प्लस 15% मैंगनीन और शेष आपका फेरस होता है। उपयोग विद्युत हीटर में, गीजर में, फिलामेंट बनाने में, मेनली फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्रोमेल का 71% फेरस प्लस 23% प्लस 4% एल्युमिनियम प्लस 0.6% मैंगनीन प्लस 0.6% निकिल। विद्युत भट्टियों के लिए तंतु बनाने में क्रोमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो जैसे निर्वात है, निर्वात का परावैद्युत कितना होता है, नियतांक 1 होता है। ग्लास है 5 से 12 होता है। अब्रक 4 से 8 होता है। जर्मेनियम का 16 होता है। जल का 80.4 होता है। वायु 10.00059 होता है। पेपर का 3.6, पॉलीस्टेरीन का 2.6, वायु का 1.0548 होता है। पोर्सेलिन का 5 से 6 होता है। रबड़ का 2.5। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका हो गया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। अब अचालकों का परावैद्युतांक सामर्थ्य। पहला वल्केनाइट रबर है, 30 से 50 kV/mm होता है। इसका मात्रक जो होता है kV/mm में दर्शाते हैं। एगोनाइट का 30 से 40, अब्रक 20 से 60 सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, इसका अब्रक। माइकानाइट 20 से 40 होता है। बैकेलाइट आपका 17 से 21, साधारण रबड़ 15 से होता है, 15 से 20 होता है। लेदराइट पेपर 12 से 17, रेजिन 12 से 14, खनिज तेल 10 से 16, पोर्सेलिन 8 से 12, क्राउन कांच 8 से 12, साधारण कांच 4 से 6। उसके बाद आपका एस्बेस्टस 4 से 6, मार्बल 2 से 6, वार्निश 2 से 3, कागज़ 1 से 10, स्लेट 1 से 2, सूखी लकड़ी 0.4 से 0.6। ठीक, आगे देखते हैं तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण। ये बहुत ही वीवीआई है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता रहता है। तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण, इसका एक ट्रिक होता है, उससे भी हम याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक हमला होता है ईब, YAEB, ईब FHC, ईब FHC। इससे आप याद रखेंगे Y का 90, A का 105, E का 120, B का 130, F का 155 और H का 180, C का
180 से अधिक यानी 200, 220, 250, इस तरह आप याद कर सकते हैं ईब एफएससी। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्ग वाई का अधिकतम सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसमें यूज किया जाता है वाई वर्ग का? सूत, रेशम, सामान्य कागज, लकड़ी। ए 105 होता है, कहाँ यूज होता है? सूत, रेशम, तेल में भीगा कागज। ई 120 होता है, लेदराइट पेपर, एम्पायर क्लॉथ फाइबर में। बी 130 डिग्री सी होता है, यूज का होता है अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। एफ 155 होता है, कहाँ यूज होता है? अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस। मतलब एफ का जो है 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसमें सह सकते हैं, मतलब सह सकता है अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस में। ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एलास्टोरम तथा अब्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस के मिश्रण से बने पदार्थ। अब सी 220, 200, 250 अब्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज तथा इनसे बने पदार्थ। तो ये सब होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर अपना सह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ये सब बहुत ही वीवीआई है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहले तो क्या पूछेगा कि ये सब इप्स जो एफएससी है इसका पूछ देगा किसी का कि क्लास बी का टेम्परेचर अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होता है, तो ये पूछेगा। और यह भी अब लेटेस्ट में पूछ रहा है कि अगर क्लास वाई, जैसे क्लास वाई है तो इसका कहाँ किस में प्रयोग किया जाता है? रेशम, सूत, कागज़, ये सब दे देगा आपको, इससे पूछ लेता है। तो ये सब तालिका को आप याद रखेंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम कार्यशील वोल्टा के आधार पर केबल का वर्गीकरण। जो केबल का जो होता है इसका वर्गीकरण दिखाया गया है। जैसे केबल है कार्यकारी वोल्टा, एलटी लो टेंशन केबल है तो 1 kV यानी 1000 वोल्ट तक हम इसे यूज करते हैं। एसटी यानी हाई टेंशन केबल है तो 1 से 11 kV तक यूज करते हैं। एसटी यानी सुपर टेंशन केबल है तो 11 से 33 kV तक यूज करते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है तो 33 से 66 kV तक हम यूज करते हैं। आगे है एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन केबल है तो 132 या एवो 132 से ऊपर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, 66 kV से ऊपर के लिए हम प्रेशर केबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तालिका भी याद रखेंगे। ये आपसे केबल के बारे में पूछ लेता है कि जो एसटी केबल होता है उसका कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, ईएक्सटी का कार्यकारी वोल्टेज कितना होता है, या यूपीपीएसएल में पूछा था पिछले साल एलटी केबल का कितना कार्यकारी वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे हमारा है संरचना के आधार पर केबल का वर्गीकरण। जो सामान्य केबल होती है वह 11 kV तक प्रयोग की जाती है। जो बेल्टेड केबल होती है वह 11 kV से 22 kV तक प्रयोग की जाती है। जो स्क्रीन केबल होती है 22 से 66 kV तक प्रयोग की जाती है। जो प्रेशर केबल होती है, दाब केबल अभी बताए हैं, 66 kV से ऊपर प्रयोग की जाती है। तेल दाब केबल 132 से 220 kV तक प्रयोग की जाती है। गैस दाब केबल जो होती है 220 से ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंक तालिका को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हमारा है केबल का विद्युत रोधन। यह भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें अक्सर आपसे पूछता है कि एल जो होता है आर माने प्रतिरोध जो होता है लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो केबल के केस में देखा जाए तो लंबाई जो है रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपसे पूछता है, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए आर आई बराबर रो बटा 2πL इंटू लॉग ई R2/R1, ये आपका फार्मूला होता है। जहाँ L केबल की संख्या, R1 चालक की त्रिज्या, R2 धात्विक कोष की त्रिज्या। आवेश धारा IC बराबर V ओमेगा C इक्विवेलेंट। केबल की धारिता C बराबर 2π L log कैपिटल R स्मॉल r, जहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, जहाँ r बराबर धात्विक कोष की त्रिज्या
स्मॉल आर बराबर कोर की त्रिज्या, एल बराबर केबल की लंबाई। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारा दो लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें ये सभी क्वेश्चन जो जितने भी फार्मूला है कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर से थ्योरिकल का डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद आपका जितना भी से रिलेटेड क्वेश्चन है हम सोल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सभी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।